हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने जो बजट पारित करने की प्रक्रिया थी वहाँ तक हमने मतलब कंप्लीट कर लिया था। एक मिनट में इसको पेन ले लेता हूँ। अध्यक्षता हो गई थी। अच्छा, ये जॉइंट सेशन था। जॉइंट सेशन हो गया था। बजट पारित करने की प्रक्रिया कार्रवाई हो गई थी। इसमें 5 पद थे। अनुदान मांगों पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव लोकसभा में आता था और आता है। वित्त विधेयक ये सब हो गया था। हाँ, तो हम लोग थे धन विधेयक पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कि धन विधेयक, क्योंकि इसमें बीच में आया था ना कि धन विधेयक क्या होते हैं और वित्त विधेयक क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो धन विधेयक मतलब जैसे धन विधेयक होता है, धन मतलब धन से संबंधित। तो आर्टिकल 110 में है ये। जैसे पैसों का इमरजेंसी में ज़रूरत हो जाए, अगर जो किसी भी मतलब कुछ पैसे ऐसे चाहिए जो इमरजेंसी में आ जाए, तो धन विधेयक लाया जाता है। और इसके और भी कुछ मतलब ऐसे हैं, प्रावधान हैं जिसमें धन विधेयक घोषित किया जा सकता है कि धन विधेयक है। तो उसको आगे देखेंगे, लेकिन मेन रूप से धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख है और इसको इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं। तो इसके हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद अपवाद देखेंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे निर्णय और फोर्थ नंबर पे पृष्ठांकन देखेंगे और फिफ्थ नंबर पे पारित करने की प्रक्रिया। तो धन विधेयक कैसे पारित किया जाता है उसकी प्रक्रिया देखेंगे, जो कि आर्टिकल 109 में है। आर्टिकल 109 में क्या है, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। अब देखो, धन विधेयक 110 में है, पारित करने की प्रक्रिया 109 में ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, मतलब अनुच्छेद 111 में है। तो आप सोचो कि हाँ चलो सही है, क्योंकि धन विधेयक तो 110 में है, तो पहले धन विधेयक आएगा तभी तो पारित होगा, तो 111 में होगा। तो गलत हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि पारित का जो अनुच्छेद है वो 109 है। तो अब देखो, धन विधेयक की परिभाषा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो धन विधेयक की परिभाषा, आप सॉरी, धन विधेयक की परिभाषा देखेंगे। क्या है धन विधेयक? तो निम्नलिखित विधेयकों को धन विधेयक घोषित किया जा सकता है। मतलब कुछ निम्नलिखित, मतलब मैं नीचे कुछ विधेयक पढ़ूंगा, अभी उसको बताऊंगा कि उसमें उन्हीं विधेयकों को धन विधेयक घोषित कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि जैसे किसी कर को, जैसे मान लिया आरोपण करना हो, आरोपण माने कर लगाना हो। दूसरा है उत्साधन करना हो, मतलब कर समाप्त करना हो। तीसरा है परिहार, कमी करना हो। परिहार हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के उसमें न्यायिक शक्तियों में, जब क्षमादान परिहार ऐसे पढ़ा था ना। तो परिहार माने मतलब कमी करने में कर में, फिर परिवर्तन करने में कर में, और कर में विनियमन करना हो, माने कर को विनियमन माने नियंत्रण करना हो, विनियमन करना हो। तो क्या होता है, इन 5 अवस्था में जो है धन विधेयक माना जाता है। तो इन सारे अवस्था को जो इन सब प्रावधानों संबंधित विधेयक होते हैं उनको धन विधेयक घोषित कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना। मतलब जैसे भारत सरकार ने उधार लिया है और कुछ जब उधार लेता है तो क्या देता है, कुछ गारंटी देता है ना। अब जैसे कोई आप किसी से उधार लोगे तो कुछ प्रूफ तो रखोगे ना, तो उधार लेता है, गारंटी देता है। और वित्तीय बाध्यता मतलब ब्याज भी देता है। तो वित्तीय बाध्यता माने ब्याज भी देता है। तो ये सारे किस में आते हैं, आपके धन विधेयक में आते हैं। फिर सी है, सी में क्या है, अगर संचित निधि जो संसद के कंट्रोल में रहती है, आकस्मिक निधि जो कि राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहते हैं, तो उसकी अभिरक्षा करनी हो, मतलब या धन जमा करना हो, यहाँ वहाँ से धन निकालना हो, तो धन विधेयक लाया जाता है। मतलब माना जाता है कि हाँ ये धन विधेयक है। ठीक है। और डी नंबर है कि संचित निधि से विनियोग, मतलब सरकार के खर्चे के लिए, जो संचित निधि से विनियोग सरकार खर्चे के लिए निकालते हैं। फिर पांचवा है, इम्पॉर्टेंट है, पांचवा है जो कि इम्पोर्टेंट है, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित जो है घोषित करना। किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना और उसमें वृद्धि करना। तो इसमें संसद तो मतदान नहीं करता है। संचित निधि के भारित यहाँ लिखा है कि संसद मतदान नहीं करता। जैसे मान लिया इसका संचित निधि का भारित मतलब हो गया कि कोई व्यय हो गया, तो अगर व्यय हुआ तो किस पे भार जाएगा, संचित निधि पर भार जाएगा। तो घोषित कौन करेगा, धन विधेयक घोषित करेगा, धन विधेयक के माध्यम से। यफ है संचित, यफ है, ब्रश ले लेते हैं। यफ है कि संचित निधि लोक लेखा में धन जमा करना एवं निकालना, और भारत एवं राज्य सरकारों का लेखा परीक्षण भी इसी में जो है धन विधेयक में आता है। तो आय व्यय का लेखा जो करता है वो कौन करता है, आय व्यय का लेखा करता है लेखा परीक्षण। और आय व्यय की जांच कौन, आय व्यय जो होता है उसे लेखा कहते हैं, और उसकी जो जांच करता है उसे लेखा परीक्षण कहते हैं। जो आय और व्यय होता है उसको एक शब्द में कहें तो लेखा कह देंगे, और उसी को जांच करने वाला लेखा परीक्षण कहलाता है। उपयुक्त विषयों में संबंधित सहायक विषय जो भी हैं इधर ऊपर वाले,
ये सब धन विधेयक कहे जाएंगे। अब कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं कहे जाएंगे, अपवाद भी तो पड़ा था कि कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं समझे जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से विधेयक धन विधेयक समझे जाएंगे। तो मान लिया कोई कर हो, आरोपण हो, उत्साधन हो, परिहार हो, परिवर्तन हो, विनियमन हो, तो ये सब जब होंगे तो धन विधेयक समझा जाएगा। भारत सरकार का उधार लेना, गारंटी देना, संचित निधि से पैसे निकालना जो कि संसद कंट्रोल, आकस्मिक निधि से पैसे निकालना ये। फिर उसके बाद है संचित निधि लोक लेखा में धन जमा करना, फिर किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना, ये सब जो संबंधित विधेयक है धन विधेयक समझे जाएंगे। और 110 आर्टिकल 110(2) कहता है जो समझे जाएंगे, वो 110(1) कहता है कि जो समझे जाएंगे धन विधेयक, और 110 आर्टिकल 2 कहता है कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं समझे जाएंगे वो कौन कौन है। तो उसके लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको बड़ा देखेंगे। अपवाद है, देखिएगा 1080 पिक्सल पे आप देखेंगे तो कब किसी विधेयक को धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, जब किसी जुर्माने का प्रावधान हो तो धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, या सरकार द्वारा किसी सेवा या लाइसेंस के लिए फीस अगर लग रही है तो भी वो धन विधेयक नहीं होगा, या किसी स्थानीय इकाई द्वारा स्थानीय उद्देश्य के लिए कर से संबंधित प्रावधान है तो भी वो धन विधेयक नहीं होगा। तो ये हो गया धन विधेयक के संबंध में। फिर है आपका निर्णय, कैसे निर्णय लें कि कौन सा धन विधेयक है कौन सा नहीं है। तो निर्णय जो है आर्टिकल 110 में होता है कि 110(1) में था कि क्या धन विधेयक हो सकते हैं, 110(2) में था क्या नहीं हो सकते, जैसे जुर्माना हो गया, लाइसेंस के लिए फीस हो गया, स्थानीय इकाई द्वारा कर हो गया, ये सब नहीं ले सकते धन विधेयक में। और निर्णय कौन लेगा धन विधेयक के संबंध में, 103। तो धन विधेयक के संबंध में जो निर्णय लेता है स्पीकर लेता है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, और इसी का निर्णय अंतिम होता है। अब हमने पृष्ठांकन भी पढ़ना है, इसका पृष्ठांकन पढ़ना है। पृष्ठांकन इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए, जो कि पृष्ठांकन 110 के 4 में है, 110 आर्टिकल के चौथे भाग में चौथे क्लॉज में है। 110 के पहले क्लॉज में है धन विधेयक किसे समझा जाएगा, 110 के दूसरे क्लॉज में है किसे नहीं समझा जाएगा, 110 के तीसरे क्लॉज में निर्णय स्पीकर लेगा, 110 के चौथे क्लॉज में है कि पृष्ठांकन इसका कि कब लिखा जाएगा कि धन विधेयक है। तो कौन लिखेगा, तो इस पर स्पीकर जो है लिखेगा कि यह एक धन विधेयक है और साइन करेगा। तो धन विधेयक कैसे माना जाएगा, पहला, जब लोकसभा से विधेयक पारित होकर राज्यसभा को भेजा जाता है तो स्पीकर पृष्ठांकन करता है, मतलब साइन करता है कि हाँ ये धन विधेयक है। जब जैसे मान लिया लोकसभा से विधेयक पारित हो गया, राज्यसभा में जाना है, तो क्या करेगा स्पीकर, क्या करेगा, पारित कर देगा कि धन विधेयक है, तो राज्यसभा में जाएगा, तो 14 दिन के अंदर आ जाएगा, फिर वो बस वापस। दूसरा है जब संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाए। जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो गए तो फिर से आता है इसके पास पृष्ठांकन के लिए स्पीकर के पास, फिर उसके बाद तब राष्ट्रपति के पास जाता है। आप देखो धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे धन विधेयक पारित होता है, तो इसको देखेंगे धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। तो धन विधेयक पारित करने के लिए सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में तो पेश नहीं होगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं। फिर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा इसे क्या कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है, और इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती है। ना तो अस्वीकार कर सकती है धन विधेयक को, ना संशोधन कर सकती है, ये एम्बुलेंस की बात होता है, और ना मात्र केवल एक सुझाव दे सकती है। और वो भी सुझाव तो दे देगी, लेकिन सुझाव जरूरी नहीं है कि माना जाए। सुझाव मैक्सिमम 14 दिन के भीतर देना होगा। 14 दिन के व्यतीत होने पर यह राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा, कोई शक्ति नहीं है राज्यसभा को तब तो। फिर भी अभी नियम है तो इसको पढ़ लेते हैं। फिर नोट क्या है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि ये इमरजेंसी है भाई, तभी तो आया धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से पेश होगा। धन विधेयक किसके सिफारिश से, राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश होगा। इन नोट है, इसमें प्रीलिम्स में लाइन दे देगा ऐसे, तो सही है कि गलत आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो धन विधेयक पढ़ा था, तो अब वित्त विधेयक भी पढ़ लेंगे। वित्त विधेयक क्या है, तो इसे फाइनेंस बिल कहते हैं। वित्त विधेयक से संबंधित कोई मुद्दा या विधेयक, मतलब वित्त से संबंधित, पैसों से संबंधित कोई भी मुद्दा हो जाए या विधेयक हो जाए, उसे वित्त विधेयक कहते हैं। तो वित्त विधेयक को देखो, इसमें संविधान में आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 117 में इसके दो कैटेगरी हैं। एक तो फर्स्ट कैटेगरी है जो कि आर्टिकल 117(1) में दिया गया है, और एक जो सेकंड कैटेगरी है वो आर्टिकल 117(2) में, क्लास 2 में दिया गया है। तो 117(1) में कौन से विषय दिए हैं, ऐसे विषय जो आर्टिकल 110(1) में वर्णित हैं। मतलब आर्टिकल 117(1) में ऐसे विषय दिए गए हैं जो 110(1) में वर्णित हैं। 110(1) में कौन से वर्णित हैं कि कौन से धन विधेयक हैं कौन से नहीं है, उन्हीं का जो है इसमें वर्णन है वित्त विधेयक में। तो सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा में पेश होता है, और लोकसभा में पेश होने के बाद राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश होंगे जो मतलब ये विधेयक जो हैं इधर वाले वित्त विधेयक जो कि आर्टिकल 110(1) से संबंधित हैं, वर्णित हैं, वही सब राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश होंगे। और 117(2) में क्या है, ये संचित निधि के व्यय से संबंधित है। 117(2) किससे संबंधित व्यय है, संचित निधि से। और पारित कैसे होगी, यह तब तक पारित नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति ने विचार करने के लिए सिफारिश नहीं की हो।
तो कह सकते हैं कि संचित निधि के व्यय पर राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सिफारिश जो है वो ज़रूरी है। अब देखो अपवाद क्या है, इसमें अपवाद है जो कर घटाने संबंधित विधेयक है उन पर राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर कर घटाना है तो राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी अगर संचित निधि के व्यय संबंधित विषय है तो उस पर सिफारिश के बिना हो भी नहीं सकता। तो ये दो चीज़ें आपको शायद समझ में ना आया हो, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे, जैसे फैक्ट की तरह होता ना, उसी तरह है कि मतलब जो 117 वित्त विधेयक है उसमें दो क्लास हैं। एक क्लास तो जो 110 वन में वर्णित है जो कि लोकसभा में पेश होती है और राष्ट्रपति की सिफारिश से, और 117 जो होता है संचित निधि के व्यय संबंधित है जो कि यह तब तक पारित नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति ने विचार करने के लिए सिफारिश नहीं की है। तो ये चीज़ हो गया। फिर अपवाद है जो कर घटाने संबंधित विधेयक हैं उन पर राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो कर घटाने संबंधित विधेयक हैं अपवाद में उन वो जो है उन पर राष्ट्रपति सिफारिश करे या ना करे, ज़रूरत नहीं है उसकी सिफारिश की। तो वित्त विधेयक पारित कैसे होता है देखेंगे यहाँ पे। वित्त विधेयक पारित कैसे होता है, वित्त विधेयक तो हो गया, अब ये पारित कैसे होगा, तो ये साधारण बहुमत से पारित होगा। दोनों सदनों में मतभेद की दिशा में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक कैसे बुलाई जाती है, क्या होता है, वो सब हमने पढ़ लिया 108 में। कब कब बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। फिर राष्ट्रपति ये अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसमें किसमें, वित्त विधेयक में। अब अनुमति देगा तो क्या होगा, रोकेगा तो क्या होगा, पुनर्विचार करेगा तो क्या होगा, ये हमने राष्ट्रपति के शक्तियों में पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको फिर से हम नहीं पढ़ने वाला है विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक भी हो गया, धन विधेयक भी हो गया। अब संसद की भूमिका क्या आती है, रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद की पहले कानून बनाना, नीतियाँ आदि पर चर्चा, संसदीय समितियों और संगठनों की रिपोर्ट तैयार करना, चर्चा करना, सरकार पर नियंत्रण, बजट पारित करना, बजट पर नियंत्रण। और संसद की भूमिका के रोल में गिरावट कैसे आई है, तो राजनीति में अपराधीकरण में वृद्धि हुई है, क्योंकि लोकसभा में लगभग 43% आपराधिक छवि के लोग हैं और राज्यसभा में 22% है। राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जैसे प्रश्न पूछने के लिए संसद सदस्य पैसे ले लेते हैं लोगों से। और कैग ने क्या कहा, सांसद विकास निधि 5 करोड़ समाप्त करने की सिफारिश की है। इसीलिए जो है कैग ने इनको 5 करोड़ सांसद विकास समिति जो मिलती है फ्री में की 5 करोड़ उसको ख़त्म करने की सिफारिश की है, क्योंकि पैसे का जो बहुत भ्रष्टाचार हो जाता है। और समय का दुरुपयोग हो गया, संसद में समय का दुरुपयोग होता है, कभी कभी 6 मिनट के लिए चलता है कार्रवाई। संसदीय विशेष अधिकारियों का दुरुपयोग होता है, गाली गलौज हो जाता है, मारपीट हो जाता है कार्रवाई में। क्यों, क्योंकि उसमें तो है ना कि न्यायालय मुकदमा नहीं कर सकता, तो इसलिए। फिर कार्रवाई में अनुशासनहीनता हो जाती है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण चर्चा में अवसर में कमी हो जाती है। तो ये सारे जो है ड्राबैक हैं संसद की भूमिका में। फिर उसके बाद है धन का दुरुपयोग। 12 करोड़ संसद की कार्यवाही में खर्चा हो जाता है एक बार में। धन का दुरुपयोग 12 करोड़ खर्चा होता है, वाह, 12 करोड़ खर्चा हो जाता है संसद की कार्यवाही में। निर्वाचन संबंधी दोष हो जाते हैं, जन जागरूकता का अभाव है, क्योंकि जब जन जागरूकता नहीं रहेगी तो चाहे जिस सदस्य को भेज देंगे चुन के पैसा वैसा लेकर के। तो लोगों का सबसे मेन चीज़ है जरूरी कह रहा हूँ, जागरूकता होना लोगों का। फिर अब इसका उपाय क्या क्या कर सकते हैं, तो वही उपाय है कि जैसे से जो अपराध है उपाय है कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं अपराधों के प्रति। राजनेताओं को तनिक शिक्षा दें, तनिक मने होता है थोड़ा बहुत शिक्षा दें, नैतिकता संहिता समझाएं कि ज़िंदगी एक ही है, पैसा सब कुछ नहीं है। मतलब ऐसे ही समझा सकते हैं, लेकिन आजकल तो पैसा ही सब कुछ होता है। जिसके पास है उसके लिए भी और चाहिए, जिसके पास कम है उल्टा बोल दिया, जिसके पास कम है उसे और ज़्यादा चाहिए, जिसके पास और ज़्यादा उसे और ज़्यादा चाहिए। मतलब ये पैसों की चाह है, समझ लो। दुनिया पैसों पर ही टिकी है आधा, तो मेरे ख्याल से पैसा ही सब कुछ है। बाकी पैसा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। फिर है, ये तो होगी पैसों वाली बात। तो क्या होता है कि भ्रष्टाचार, पैसा कैसे आया था, भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी जो पैसों से संबंधित भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी उसको जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए, राजनेताओं को नैतिक शिक्षा दिया जाए, संसद में अनुशासन पर बल दिया जाए। मेरे ख्याल से ये सब इसमें जो उपाय है ना, इसमें तो ठीक है, लेकिन एक उपाय थोड़ा मेरे ख्याल से होना चाहिए कि इनके लिए जो संसद सदस्य लड़ते हैं ना उनके लिए एग्ज़ाम हो कि ये पढ़ लेंगे तभी इनका जो है सिलेक्शन होगा सांसद, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे हो जाता फिर ये सरकार अच्छी चलती, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बेकार लोग का कोई भी बिना अनपढ़ आ जाते हैं, बिना पढ़े लिखे आधा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें खाली जाति धर्म मजहब ये सब देखना रहता है। तो मेरे ख्याल से इनको हटाना, ऐसे ही शिक्षा के माध्यम से ही कोई संसद सदस्य बन सके। मतलब यूपीएससी जो है इसमें इतना मेहनत के बाद तब कोई आईएएस बनता है, और आईएएस बनने के बाद क्या होता है
ये काम किसका करता है? नेता का, जो कि भ्रष्टाचारी अपराधी है। तो ये सिस्टम बहुत बेकार है। उससे अच्छा है कि इनका भी चुनाव जो है, इनको भी क्या मिले, सबसे पहले ये लोग भी क्या करें, एग्ज़ाम दें। हाँ, गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर, मतलब जो काम अच्छे से नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं बहुत। फिर है राजनीति के अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना। राजनेताओं सांसदों के लिए नैतिक संहिता एवं आचरण संहिता लागू करना। संसद में अनुशासन पर बल। सुधार के लिए राजनीतिक प्रक्रिया की जन जरूरतों का प्रभावी विकास, निर्वाचन संबंधी कठोर सुधार। ये हो गया, मतलब चलो उपाय तो हो गया जन तक। विपक्ष की भूमिका देखते हैं, एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग, विपक्ष की भूमिका क्या है। विपक्ष की भूमिका, अब देखो विपक्ष, जब विपक्ष बढ़िया रहता है तो सरकार पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि प्रश्न पूछता है, प्रस्ताव लाता है, विश्वास प्रस्ताव लाता है, सरकार के दर्पण के रूप में काम करता है विपक्ष। दर्पण माने कि अच्छा बुरा दिखाता है, अच्छाई बुराई क्या है, सकारात्मक आलोचना करती है और आलोचना में क्या सुधार होने चाहिए वो भी बताती है। लेकिन हमारे देश में विपक्ष की भूमिका जो है वो बेकार है भारत में, क्योंकि अधिक प्रभावी नहीं है और ये खाली नकारात्मक देखते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं देखते, ना ही सुधार के लिए कुछ बताते हैं। तो उपाय क्या है कि यूके की भांति, ब्रिटेन की भांति छाया कैबिनेट की संकल्पना लागू होनी चाहिए। यहाँ भी छाया कैबिनेट मतलब शैडो कैबिनेट लागू होना चाहिए इंडिया में। संसद की कुछ समितियां हैं, इन समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा ये संसद का पार्ट। तो संसद की समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि संसद के कार्यों में सहायता देने के लिए संसदीय समितियां होती हैं, जो कि संसद इसकी सहायता को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। इसमें तीन तरह की समितियां हैं: विभागीय स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां, एडॉक कमेटी और अस्थायी समितियां। विभागीय स्थायी समितियां मतलब कि विभाग के बजट की छानबीन होता है, विभाग के कानून नियम की जांच होता है, विभाग के सुधार के सुझाव देना, ये सारे काम करते हैं। जो भी विभाग के बजट की छानबीन है ये समितियां करती हैं, प्लस विभाग के कानून नियम की जाँच करती हैं और विभाग में सुधार के सुझाव देती हैं। तदर्थ समितियाँ होती हैं, अस्थायी समितियाँ होती हैं, इनको कुछ काम के लिए जैसे बुलाया जाता है, जैसे अभी तदर्थ न्यायाधीशों को बुलाया जा रहा है ना केस निपटाने के लिए, तो ऐसे ही है। अस्थायी समितियाँ होती हैं हमेशा के लिए अस्थायी रहती हैं लगभग। संसद की वित्तीय समितियाँ जो पैसे संबंधित समितियाँ हैं वो 3 हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए: लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और लोक उपक्रमों की समिति। अनुमान समिति या प्राकलन समिति होती है। तो प्राकलन समिति और लोक समिति को जुड़वा बहने कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोक लेखा समिति में क्या होती है। ये 1921 में बनी थी और 1919 के अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 में बनी थी। और इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा में, 7 राज्यसभा में, और इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। दूसरा है अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति, जो कि 1950 में बना था। 30 सदस्य होते हैं लोकसभा में, लोकसभा के ही सारे सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी भी होती है शायद। लोक उपक्रमों की समिति होती है, जो लोक उपक्रमों की समिति होती है, 1964 में बना था। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो ये 3 बार की समितियाँ हो गई। अब जो है जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उन्हें लोक लेखा समिति, और ईसी है जो उसको बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, और काप्सो है जो कि बोलते हैं कॉमन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग समिति। लोक उपक्रमों अंडरटेकिंग है, अच्छा हाँ, उपक्रम अंडरटेकिंग हुआ। देखो पढ़ देते हैं सीधे। कॉमन कमीशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कमीशन पब्लिक, लोक उपक्रम। चलो इसका इंग्लिश जो भी है, इंग्लिश में ध्यान नहीं देते हैं, काप्सो इसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप देखो लोक लेखा समिति के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। चलो तीनों का कंपेरिजन वर्णन करते हैं एक बार। चलो एक बार इसको ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करता है लोक लेखा समिति, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सरकार के आय व्यय की जांच करता है। कौन करता है सरकार के आय व्यय की जांच? पीएसी करता है। लोक उपक्रम लोक क्या बोलते हैं यार इसको, लोक लेखा समिति। सरकार की लोक लेखा समिति सरकार के आय व्यय की जांच करता है, कैग की रिपोर्ट की जांच करता है, संसद के अनुदानों की जांच करता है, कैग की सहायता मिलती है इसको, पीएसी को, इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम से कैग को सहायता मिलती है। किससे? पीएसी से। कैग मित्र मार्गदर्शक होता है पीएसी का। तो कैग जो है ना पीएसी से संबंधित है, समझ लो कि पीएसी से संबंधित है, जिसमें 15 सदस्य, 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 1921 में बना है और 1919 से बना है, अधिनियम से 1921 में। तो ये हो गया किसका? पीएसी का। एक बार इसको पढ़ लेना गुड। फिर उसके बाद है
ईसी का मैंने प्राक्कलन समिति में, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है, बजट अनुमानों के बेहतर प्रस्तुतिकरण का सुझाव देना। प्राक्कलन समिति क्या करती है कि बजट अनुमान को बेहतर सुझाव देती है। दूसरा है विभागों की कुशलता एवं मितव्यता में वृद्धि का सुझाव, कम खर्चे में काम चलाने वाली, मतलब ये बजट वाला सामान मतलब बजट वाला सुझाव देती है। प्राक्कलन समिति कहती है बजट को कम खर्च में कैसे चलाया जा सकता है और बेहतर क्या हो सकता है। और पीएसी क्या करती थी, सीएजी को पूरा काम करती, सीएजी का जांच वो सब करता था। और काप्सो क्या करता है, लोक उपक्रमों के सरकार या सरकार के अधीन उत्पादन इकाइयों की रिपोर्ट की जांच करता है। लोक उपक्रम माने होता है कि जो सरकार के अधीन उत्पादन इकाइयाँ हैं। लोक उपक्रम माने हो गया कि जो सरकार के अधीन उत्पादन इकाइयाँ हैं, ठीक है, मतलब सरकार के अंडर में जो उत्पादन इकाइयाँ हैं उसकी ये जाँच करता है लोक उपक्रम समिति। और लोक उपक्रम समिति लेखा परीक्षा की जाँच करता है और लोक उपक्रम के सुधार में उपाय को बताता है, कॉप्सो। तो ये 3 चीज़ें हो गई। तो आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैग वाला, कि कैग को सहायता देता, कैग जो है पीएसी को सहायता देता है। कैग का जितना भी जांच करता है पीएसी जांच करता है। बजट वजट का काम प्राक्कलन समिति करती है और ये लोक उपक्रमों में जो है सरकार की जो अधीनस्थ उत्पादन इकाई है उसके बारे में ये वर्णन करता है। फिर है कमी क्या है इसकी, जो लोक लेखा समिति है, या तीनों की कमी क्या है। इन तीनों की ये जो कमी है, ये कमी तो तीनों में कॉमन है, लेकिन ये दोनों खाली इन दोनों में है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कमी है कि कार्य स्वपरीक्षण जैसा है। स्वपरीक्षण माने हो गया कि जब खर्चा वर्चा हो जाता है कि मांग जो जितना मांगे थे उनको उनका मिल गया, उसके बाद जब पैसा सब इधर उधर खत्म हो जाता है, आय भी हो गया व्यय भी हो गया, तब ये समिति जांच करती है। तो उससे फ़ायदा क्या, कहते हैं ना, तब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसके बाद तुम दोष भी निकालोगे कि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ इतना खर्च होना चाहिए, यहाँ इतना हो गया। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आखिर हो गया ना। तो ये कहते हैं स्वपरीक्षण करता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो होता है कि थोड़ा ये रहता है लोगों को डर कि मान लिया कहीं घोटाले में पकड़े ना जाए, लेकिन इसको थोड़ा पहले होना चाहिए, स्वपरीक्षण की तरह नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि रिपोर्ट परामर्श प्रकृति की होती है, मतलब बाध्यकारी नहीं होती है। जो रिपोर्ट देते हैं ना, खाली सुझाव परामर्श देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कहते कि नहीं ऐसा ही हो, ऐसा नहीं, जीरो टॉलरेंस नहीं है मतलब। फिर रिपोर्ट पर संसद में चर्चा नहीं होती। पहली बात, इनका जो रिपोर्ट होता है इसमें संसद में चर्चा नहीं होती, कोई भी सुझाव देंगे तो चर्चा नहीं होगी। फिर रिपोर्ट में विलम्ब होता है, बहुत ज़्यादा लेट होता है। तो ये तो हो गए इसके पीएसी के दोष, और यही सारे दोष इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या है, एक दोष अलग है, किसी विभाग को एक बार जांच करने के बाद पुनः उसका नंबर बहुत साल बाद आता है। मतलब एक बार जांच कर लिया कोई विभाग का, बहुत सारे विभाग है ना, तो एक विभाग का कोई जांच कर लिया कि कितने मांग है, कितना इन्हें खर्च किया, फिर उस विभाग का नंबर कम से कम 10 साल बाद आएगा। तो ऐसे हो जाता है। आज संकल्प 2024 बैच का शायद हमारा ज्योग्राफी क्लास नहीं है, आज 26 दिसंबर। फिर एक काप्सो क्या है कि लोकसभा लोक उपक्रम के नीतिगत मामले एवं दैनिक मामले में छानबीन नहीं कर सकती है, मतलब दैनिक मामले और उसमें कोई भी छानबीन नहीं कर सकती है। तो ये तो हो गया संसद के बारे में। तो संसद पढ़ लिया। अब हम लोग आगे के चैप्टर में राज्य के बारे में, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा बचा है क्या, कार्यपालक, हाँ, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके अध्यादेश की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इस पे संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करिएगा। थैंक यू।